हेलो दोस्तों, जय महादेव। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह वेन आरेख से रिलेटेड है। वेन आरेख का मतलब क्या है? अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हम आपको समझा देंगे, और अगर आप पहले से किसी चीज को जानते हैं तब आपके लिए इस डायग्राम्स को देखकर समझ जाना, मतलब मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेन आरेख जो है उसमें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनको हम एक बार सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारे इस स्लाइड को और देखते हैं। देखिए कि परसेंटेज में वेन आरेख जो है, मतलब ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे आपको ऐसा कहा जाता है कि 50% लोगों को चाय पसंद है, 20% लोगों को कॉफी पसंद है। ठीक है, दोनों पसंद करने वाले जो हैं वह 10% लोग हैं, और दोनों नए पसंद करने वाले इतने लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आपके कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें कितने तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, आपके देखिए लिखा हुआ है A2 डायग्राम। टू डायग्राम का मतलब ऐसा है कि जिसमें दो डायग्राम होंगे। जैसे मान लीजिए चाय और कॉफी की तुलना, चाय और कॉफी को लेकर जो है वह कुछ लोगों के बीच में जो सर्वे किया गया उसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर उन पर मान लीजिए सवाल हो, या फिर 3 डायग्राम से लेकर जो है वह सवाल हो। देखिए मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 2 डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बैंकिंग जैसे जो एग्जाम होते हैं उनमें 3 के क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एसएससी जो है या फिर अन्य जो एग्जाम है उनमें 3 के क्वेश्चन नहीं आते हैं, परंतु उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले हम 2 का समझेंगे तभी तो 3 का समझ पाएंगे। तो हमारी आज की जो क्लास है वह 2 डायग्राम से रिलेटेड होने वाली है। इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपके सामने देखिए ये रहा, परसेंटेज वैल्यू। मतलब ऐसा है डेटाबेस जो है वह परसेंट वैल्यू के रूप में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कुछ 50% लोगों को चाय पसंद है, ठीक है, 20% लोगों को कॉफी पसंद है, और रिजल्ट्स भी वह परसेंटेज के रूप में पूछता है। ठीक है, दूसरे तरह के सवाल क्या है, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू का मतलब जैसे मैं ऐसा कह दूं 15 लोगों को चाय पसंद है, अब ये 15 लोग फिक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 2 तरह के सवाल आएंगे जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, अब हम इन सवालों पे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वेन आरेख की चीजें हैं वो किस प्रकार से होती है। तो हम आपके सामने एक डायग्राम लेके आए हैं और उनके कुछ रिजल्ट्स लेके आए हैं कि कितने तरह से कोई चीज हो सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें डाउट पे बोल सकते हैं या फिर कमेंट में बोल सकते हैं। जो भी है, आपको जो इश्यू है वो आपका सोल्व किया जाएगा। ठीक है, वैसे इश्यू रहेगा नहीं। मैं इसके बाद में देखिए ऐसा है, ये जो है उसके बाद में मैं जस्ट एक और डायग्राम लेके आ रहा हूं। ये देखिए, मैं इससे और आपको अच्छे से समझा दूंगा। एग्जाम में ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, परंतु मैं समझाऊंगा आपको एक बार आपको इस तरह से। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारी सबसे पहले इस चीज को कि हम इस चीज को समझेंगे कैसे। ठीक है, अब वेन आरेख का मतलब दोस्तों क्या है। जैसे कि ये 2 डायग्राम बने हुए हैं, 2 गोले बने हुए हैं। जैसे आप ऐसा समझिए, मैं एक बार एक गोला बनाता हूं छोटा सा, एक मैंने एक गोला बनाया। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो है वह मान लीजिए कि किसके हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये इंग्लिश के हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये वाला पिल्ले वाला। ठीक है, मैं इसे बोलता हूं कि ये मैथ्स पढ़ने वाले हैं। अब इसने देखिए इस डायग्राम को क्रॉस कर दिया, इस इंग्लिश वाले को, तो इस बात का मतलब ये जो लोग हैं वह इंग्लिश और मैथ्स दोनों डायग्राम को कवर करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से ये चीज बनी हुई है। ठीक है, इसमें नीचे जो डायग्राम है वो क्या कर रहा है तो हम देखते हैं। देखिए, हम एक स्टोरी समझेंगे और उसके बिहाफ पर इन चीजों को समझेंगे। मतलब ऐसा है कि जो परसेंटेज वाले डेटाबेस है उनको हमें एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख वैसे क्या है कि कोई चैप्टर नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये एक मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, और ये जरूरी नहीं है कि ये परसेंटेज के क्वेश्चन को ही सोल्व करे, ये अन्य तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व कर देता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये है ओके। ठीक है, तो देखिए हम इसमें से ये देखते हैं, देखिएगा। ठीक है, 2 डायग्राम्स दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज आप लो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से होते हैं। ऐसा मान लीजिए कि 99% क्वेश्चन जो हैं बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग में तो 3 के भी आते हैं, परंतु बैंकिंग में भी ज्यादातर 2 डायग्राम वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्री तक मेंस में है वह 4 के, 3 के, इस तरह से भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ लिखा है टी, यहाँ लिखा है कॉफी, तो ये रेड वाला जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है वो किसका है, टी का है। ठीक है, कॉफी का सर्किल कौन सा है, ये कॉफी का, ये पूरा सर्किल है, ये कॉफी का है। ठीक बात है, ये टी का है और ये कॉफी का है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा है कि अगर ये टी का है और ये कॉफी का है, तो इसमें देखिए ये जो पूरा घेरा आप देख पा रहे हैं ये पूरे को घेर रहा है। ठीक है, तो इसने देखिए साथ में किसको घेर लिया, इसने साथ में कॉफी वाले के ये ऊपर ऊपर चला गया, तो इसलिए उसका कलर क्या, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ऑरेंज हो गया। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि
टी पीने वाले लोग क्या हैं, ये पूरे घेरे के अंदर है। अगर टी पीने वालों की बात की जाएगी, कॉफी पीने वाले लोगों की बात की जाएगी, तो ये सब है। ठीक है, अब ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, जो न तो टी पीते हैं न कॉफी पीते हैं, तो उनको हमने लिखा है नथिंग, दोनों ही नहीं पीते हैं, दोनों ही नहीं पीते हैं, वो इस घेरे में आएंगे। इसके अलावा बताइए कोई और लोग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। या तो देखिए चाय है, या फिर कॉफी है, या फिर इन दोनों को न पीने वाले लोग हैं। इसके अलावा और कोई भी लोग, कोई भी तरह के लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने सभी संभावनाएं बनाई हैं और उसके आधार पर ये डायग्राम बनाया है। अब आप एक चीज देखिएगा, ठीक है, यहां मैंने 5, 3, 7 और ये 2 है, वो है आपको समझाने के लिए डेटाबेस लिखे हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं टी की, मैं ऐसे पूछता हूं कि इन लोगों को ऐसे पूछता हूं कि आप बताइए चाय कितने लोग पियेंगे, तो बताइए कितने लोग हाथ खड़े करेंगे। तो आप देखिए, ये तो पीते ही नहीं है। ठीक है, और ये इस तरफ वाले जो कॉफी पीने वाले, ये 7 लोग हैं, वह केवल कॉफी पियेंगे। तो टी को हम देखिए, हमने पूछा चाय कितने लोग पियेंगे, तो पता है कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो इस पूरे घेरे में देखिए कितने लोग हैं, तो आप ऐसे देखेंगे 5 और 3 कितने हैं, 8। इस पूरे घेरे को देखना है। अगर टी की बात कही जाए, अगर किसी भी एक विशेष प्रकार के नाम बोला जाए, जैसे गणित बोला जाए, इस बात का मतलब वो पूरे घेरे के अंदर उतने लोग हैं। ठीक है, तो 5 और 3 कितने लोग हुए, तो हम ऐसे कहेंगे ये टी वाले कितने लोग हुए, 8। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से क्या कहा गया, कॉफी, तो हम किसको देखेंगे, कॉफी को देखेंगे। तो बताइए कॉफी वाले घेरे में कितने लोग हैं, 7 और 3 10। तो हम ऐसे कहेंगे इसका रिजल्ट होगा 10। ठीक है, समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक बात है, अगर टी कहा जाए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इन 5 लोगों को यही है, नहीं, टी वाले ये नहीं। ये भी तो देखिए, ये पूरे घेरे के अंदर जो लोग हैं वह सब टी पीने वाले हैं, इसलिए 8 लोग चाय पियेंगे। कॉफी कितने लोग पियेंगे, तो 7 और 3 कितने लोग, 10 लोग। मतलब ये जो 3 लोग हैं वह कितने जगह चाय पी रहे हैं, कॉफी और चाय दोनों पी रहे हैं। ठीक है, इस चीज का मतलब ये है। तो जब हम दोनों की बात करेंगे तो ये 3 लोग होंगे, परंतु एक बार हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे चीजों को लेकर। इसने कहा ओनली टी, केवल चाय, तो केवल चाय देखिए, मतलब ऐसा है कि केवल चाय पीने वाले का मतलब ऐसा है कि केवल चाय ही देंगे उसे और दूसरी चीज देंगे नहीं। तो इस बात का मतलब आप देखिए, कॉफी वाले, अब एक बात बताओ, जो कॉफी भी पी रहा है तो उसका तो नाम आएगा नहीं इसमें शामिल, तो हम इस डायग्राम को छिपा लेंगे। इसको छिपाने के बाद में टी में देखिए कितना दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वह केवल को डिनोट करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस बात का मतलब ऐसा है, केवल चाय पीने वाले कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। ठीक बात है, उसी प्रकार से ओनली कॉफी, केवल कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, तो हम इस तरफ देखेंगे, हम चाय वाले को छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे। कितने लोग बचे हुए हैं, 7, तो हम ऐसा कहेंगे 7 लोग बचे हुए हैं, 7 लोग हैं वो केवल कॉफी पिएंगे। ठीक बात है, अब आप बताइए बोथ, दोनों पीने वाले लोग कितने हैं, दोनों, कॉफी और टी। तो कॉफी और टी दोनों पीने वाले, देखिए ये जो ऑरेंज घेरा है, रेड और येलो को जो घेरा है, जिन्होंने दोनों मिले हुए हैं जिस भाग में, वो है ऑरेंज भाग है, वह ऑरेंज भाग दोनों का भाग होगा। बोथ, दोनों पीने वाले लोग कितने हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजें पिएंगे। पहले उन्होंने चाय पी, उन्होंने उसके बाद में क्या पी है, कॉफी पी है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा गया, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब ऐसा है कि अगर मैं इनको गिनने बैठूं, मान लीजिए मुझे पैसे देने हैं चाय और कॉफी के, तो मैं इनको गिनने बैठूं तो कम से कम एक चीज पिए उसके तो पैसे देंगे हम। सही बात है, मतलब आप इस चीज को छोड़िए, आप ऐसा समझिए कि कम से कम एक, 2 पिए उसको भी गिनेंगे उसमें अंदर। ठीक है, कम से कम एक गिनने का मतलब ऐसा है, जिसने चाय पी है केवल, या फिर जिसने कॉफी पी है, या फिर इसने दोनों पी है, उनको देखना है हमें। कम से कम एक का मतलब ये होगा कि ये देखिए, ये जो 5 है, कम से कम एक का मतलब ये 5 है। उसके बाद में ये कौन है, ये 3 है। उसके बाद में कौन है, ये 7 है। ठीक है, इन्होंने कम से कम एक काम तो किए ही। ठीक बात है ना, इसी बारे में है। तो 7 और 3 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो कम से कम एक वाला जो है उसका रिजल्ट कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा गया है नथिंग, नथिंग लिखा गया, तो एक बात सोच के देखिए, ऐसा है कि कुछ भी नहीं करने वाले लोग कितने हैं, वो तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, 2 लोग हैं। ठीक है, वो तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुल लोगों की बात कहूं तो कुल लोग बताइए क्या होंगे, तो देखिए ऐसा है, कुल लोग क्या होंगे आप खुद देखिए। अगर हम कुल की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है, ये कुल का। ठीक है, ये कुल का ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो देखिए कुल लोग कितने होंगे, तो आप देखिए यहां ये 5 लोग जिन्होंने केवल चाय पी, ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉफी पी है, और ये 3 लोग हैं जिन्होंने दोनों पिए हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पिए। तो हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग हैं। देखिए 4 कैटेगरी, जिन्होंने केवल चाय पी, जिन्होंने केवल कॉफी पी, जिन्होंने दोनों चीज पी, जिन्होंने कुछ भी नहीं पी। आप ही बताइए इसके अलावा और कोई दूसरे तरह का व्यक्ति हो सकता है क्या, है ना? इस तरह का कोई दूसरे तरह का वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो कुल इनका मान 5 और 7, 7 और 10, 5, 15 और 2 कितना हो गया, 17। ये टोटल जो लोग होंगे वो टोटल 17 लोग होंगे। मतलब ऐसा है, ये पूरा जो मैंने आपको गेम बताया ये पूरे 17 लोगों का है। उसमें से उनके जो डेटाबेस है वह किस किस हिसाब से आप इन चीजों को अच्छे से देख पा रहे होंगे।
ठीक है, आप इस चीज को समझे होंगे। अब एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उनको भी समझाने का एक डायग्राम लेके आया हूं ताकि आप उनको भी समझ पाएं। यहां से देखिए आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं, इसलिए अगला डायग्राम हमारे इस हिसाब का ही है। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से बताता हूं कि इसमें 4 तरह के लोग हैं। पहले तरह की रेड वाले लोग हैं जिन्होंने केवल चाय पी है, दूसरे तरह की ये पीले वाले लोग हैं जिन्होंने केवल कॉफी पी है, और बाद में ये जो 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीजें पी हैं। ठीक बात है, और बाद में बचे हुए ऐसे कुछ 2 लोग ऐसे हैं जो अलग ही बैठे हैं, अलग ही लेवल के बंदे हो, है ना, जैसे जैसे आप देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 लोग अलग लेवल के बंदे हैं, ये 2 कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने तरह के लोग हो गए? चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, दोनों चीजें जिन्होंने पी है, या फिर कुछ भी जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। ठीक है, ये पूरा आपका सिस्टम मैंने आपको समझाया है, इस तरह से ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दे रखी हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 डायग्राम से रिलेटेड ही मैंने एक डायग्राम और बनाया है जिसमें मैंने देखिए मैथ्स और इंग्लिश लिखा है। मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैथ में कितने प्रतिशत पास है, इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास है, इस प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं। इसीलिए मैं ये एक तरीके से और इसे समझाना चाहता हूं ताकि आपका दिमाग है वह सही से काम करें क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं देखिए इसमें और हम इसे देखते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो प्रॉपर चल रहा है। हाँ, वीडियो एकदम प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने यहां लिखा है पास और फेल। तो मतलब मैं पहले एक बार पास के दृष्टिकोण से देखूंगा, उसके बाद में मैं देखूंगा फेल के प्रोस्पेक्टिव से। 2 प्रोस्पेक्टिव होते हैं, एक तो पास का प्रोस्पेक्टिव होता है, एक फेल का प्रोस्पेक्टिव होता है। दोनों तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, यहां मैंने जो लिखा है वह पास का डायग्राम लिखा है। पास पास देखिए ऐसा है, पास अगर मान लीजिए 2 चीजों की अगर मैं टेस्ट लेता हूं, मैथ्स का और इंग्लिश का, तो क्या क्या हो सकता है? या तो कोई व्यक्ति दोनों को पास कर जाए, मैथ्स और इंग्लिश को, जैसे ये वाले लोग हैं ऑरेंज वाले, दोनों को पास कर रहे हैं। या फिर आप केवल इंग्लिश में एक्सपर्ट है, इंग्लिश को पास कर पाए, मैथ को नहीं कर पाए। या फिर आप केवल मैथ को कर पाए, इंग्लिश को नहीं कर पाए। या फिर कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं जो रील ही चलाते हैं पूरे दिन, है ना, उनसे दोनों काम नहीं हो पाते, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों ही नहीं कर पाते। 9 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाए। अब आप ही बताइए, और दूसरे तरह के कोई बंदे होंगे, या तो पास होगा दोनों में, या दोनों में फेल होगा, या फिर एक में पास होगा मैथ्स में, या फिर इंग्लिश में पास होगा, और कोई दूसरे तरह का बंदा नहीं हो सकता। बस इसी तरह से मैंने आपको पूरी चीजें समझाई। अब मैं देखिए पहले पास के दृष्टिकोण से देखता हूं। देखिए पास का मतलब है मैथ में कितने पास है, ये पास का डायग्राम, मैथ में कितने पास है बताइए? 15। 15 ये क्या केवल? नहीं, मैथ का पूरे का डायग्राम है ये, तो केवल केवल मैथ के हैं, केवल ओनली ओनली मैथ है ये। 15 और 8 कितना हुआ? 23। तो आप इस बात को कहेंगे 15 + 8 कितना? 23। ठीक है, इंग्लिश के देखते हैं। इंग्लिश मुझे बताइए कितना है? तो इंग्लिश में देखिए पूरा इंग्लिश का 8 + 12, तो हम इस बात को लिखेंगे 8 + 12 कितना हो गया? 20। ठीक है, ओनली मैथ्स, केवल मैथ, तो केवल मैथ कितने देखिए, ये 15 लोग, इजी एकदम। ठीक है, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश ये हिस्सा है 12, ये ओनली को प्रेजेंट करेगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके साथ में पास नाम जोड़ते रहिए आप। ठीक है, बोथ मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में पास होने वाले, दोनों में जो पास है वो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक में, कम से कम एक का मतलब ऐसा है कि जो एक में भी पास है ना उसे भी हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये 15 लोग प्लस ये 8 लोग, एक में है ना, ये दोनों में है, फिर भी गिनना होगा क्योंकि एक में तो है ना, कम से कम एक में होना चाहिए। 12 लोग, 12 और 8 20, और ये कितना हो गया? 35। 35 लोग कम से कम एक में पास होंगे। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। फेल कितने लोग हैं? तो देखिए फेल लिखे हुए 9 लोग। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? तो हम इन सब को जोड़ देंगे, सभी के लोग आ जाएंगे। तो 15 + 8 + 12 + 9, तो ये कितना हुआ? 35। ये तो 35 हुआ था ना अभी तक। हाँ, 35 और 9 कितना हो गया? तो हम ऐसा कहेंगे 44। 44 लोग टोटल है। ठीक बात है, अब हम बात करते हैं इस प्रोस्पेक्टिव से, फेल के प्रोस्पेक्टिव से, फेल कितने लोग हैं? ठीक है, अब मैं देखिए फेल की बात करता हूं, मैथ में कितने फेल है? ठीक, तो अगर मैं आपको ऐसे पूछूं मैथ में कितने लोग फेल हैं, तो देखिए ये एक घेरा बना रखे हैं लोग, जिसको मैंने ऐसे कह दिया कि पास वाले एक तरफ खड़े हुए और फेल वाले। इसको समझाने का तरीका है ये, है ना, मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। हालांकि इसकी नीड नहीं थी, परंतु आप अच्छे से समझ पाए इसलिए मैंने ये जो डेटाबेस है वो लेके आया हूं। अगर मैं मान लीजिए दो पोर्शन बना देता हूं, एक फेल का बना देता हूं, एक पास का। उस पास में भी कितनी कैटेगरी है? 3 तरह के लोग हैं। कैसे कैसे? मैथ्स में जो पास है, मैंने घेरा बना दिया, मैथ्स केवल ओनली मैथ्स वाले इस तरफ आ जाइए। फिर मैंने कहा दोनों में जो पास है वो बीच में खड़े हो जाएंगे, और जो केवल इंग्लिश में पास है वो इस तरफ खड़े हो जाएंगे।
ठीक है, अब मैं मान लीजिए ऐसा पूछता हूं कि मैथ्स में कितने लोग फेल हैं, तो मैथ्स में जो फेल है वो कौन कौन लोग हाथ खड़े करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये जो क्या ये दोनों में फेल है, क्या ये हाथ खड़े करेंगे? हाँ ये बिल्कुल करेंगे, ये 9 लोग तो शामिल होंगे। उसके बाद और कौन होगा? तो एक बात बताइए, अगर 15 लोग, ये जो है वह पास का डायग्राम है, इस पूरी मैथ में देखिए ये जो 15 और 8 है, क्या ये 15 लोग मैथ में पास है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्या ये, देखिए हमें क्या जानना है? फेल जानना है। क्या ये पास है? हाँ मैथ में पास है, ये भी पास है। क्या ये 12 लोग मैथ में पास है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 12 लोग है वह मैथ्स में पास नहीं है, ये फेल है। ये इंग्लिश में पास है केवल, इस बात का मतलब मैथ्स में फेल है। तो इसलिए 9 और 12 टोटल बताइए कितना होगा? टोटल होगा 21 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फेल हैं? तो आप क्या कहेंगे? 9 तो है ही है, ये तो दोनों में है। ठीक है, उसके साथ में और कौन होगा? तो आप कहेंगे जो मैथ्स में केवल पास है ना वो फेल होंगे इंग्लिश में। तो कितना हुआ? ये 24 लोग हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ओनली मैथ्स, केवल मैथ्स में फेल, केवल मैथ्स में जो है वह फेल है मैथ्स में, बाकी का इंग्लिश में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो बताइए, केवल मैथ्स में। अब एक बार बताइए, ये दोनों में तो क्या इनको केवल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, तो ये तो नहीं आएंगे इस बात का मतलब। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूं मैथ्स में ये लोग 15 तो ये तो पास है, ये जो ये भी पास है, तो फिर हम किसको कहेंगे? 12 लोग जो इंग्लिश में पास है वह किस में फेल है? तो फिर हम ऐसे कहेंगे 12 लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स में केवल मैथ्स में क्या होंगे? फेल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश में जो फेल हैं वह कौन लोग होंगे? केवल इंग्लिश में फेल। तो फिर इंग्लिश वाला ये जो डायग्राम है जो पास वाला है उसे हम छिपा कर देखेंगे, तो ये देखिए 15, ये 15 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, तो मैं फिर इस बात को लिखूंगा 15। ठीक है, बोथ मैथ एंड इंग्लिश दोनों में फेल। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं दोनों में कितने लोग फेल हैं, तो ये तो दिखा हुआ है देखिए साफ साफ, कितने हैं दोनों में फेल? 9 है। ठीक है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक में फेल, कम से कम एक में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या वो भी माना जाएगा? हाँ माना जाएगा। तो ये 9 तो आएंगे आएंगे, प्लस उसके साथ में ये और ये भी आएंगे, क्योंकि ये तो दोनों में पास है ना, तो कम से कम एक में आना चाहिए। ठीक है, 12 इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 27 और 9 कितना हो गया? 36। 36 लोग कम से कम एक में फेल है। कुल कितने लोग हैं? तो कुल देखिए ऐसा है, हमें यहां पर भी जानना था, कुल आपके 44 लोग हैं। ठीक है, आप इन सबको जोड़ेंगे पूरा 44 तक। आप इस तरह से इस चीज को समझे होंगे। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ, जिनमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं होल्ड करता हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, अब मैं आपको क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चनों से ही आप अच्छे से चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषय में 40% फेल हुए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? सबसे पहले हम देख रहे हैं परसेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होंगी, मतलब ऐसा है देखिए यहाँ परसेंट दे रखा है, यहाँ परसेंट और यहाँ पर भी परसेंट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ फिर इसमें नाम लिखा हुआ है सेम डेटा। सेम डेटा का मतलब ऐसा है कि देखिए यहाँ डेटाबेस हैं वह असफल के हैं और यहाँ पर भी क्या है? फेल के हैं। ये दो व्यक्तियों के डेटा असफल के दे रखे हैं, फेल के दे रखे हैं, नीचे भी आपको फेल के दे रखा है। इस बात का मतलब सेम ही डेटा है, मतलब एक ही तरह का डायग्राम है। ठीक बात है ना? अब देखिए मैं इसमें दो तरह से किसी भी चीज को देख सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, उसके बाद में जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूं, देखिए यहां पर किसका डायग्राम बनाऊंगा? फेल का। ये जरूरी है कि आप किसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने एक सर्किल बनाया, एक दूसरा सर्किल बनाया, दो सर्किल मैंने ऐसे मिलाकर बनाने हैं। मैं सबसे पहले फेल का डायग्राम बना रहा हूं, मतलब ऐसा है मैं इनमें फेल को भरूंगा। ठीक है, दो मैंने रूम बना दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, तो फिर मैं इसको विज्ञान कह देता हूं। ठीक है, मैंने इसको विज्ञान कहा। ठीक है, दूसरे वाले डायग्राम को मैं गणित कह देता हूं। ठीक है, दूसरे वाले को मैं क्या कह देता हूं? गणित। और ऊपर मैंने नाम क्या लिखा है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, फेल लिखा है। ठीक है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में
ठीक है, और 48% गणित में असफल हुए। इस बात का मतलब एक बात बताइए, 53 जो मुझे लिखना है फिर वो कहाँ लिखना है? इसी वजह से मैंने पहले वाली वो चीज बताई थी, 53% उम्मीदवार विज्ञान में अगर फेल हैं तो इस बात का मतलब ये विज्ञान का ये पूरा घेरा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा घेरा है। इस पूरे घेरे में कितने लोग आएंगे? तो आप कहेंगे 53% आएंगे। तो इस बात का मतलब 53 मुझे यहां लिखना होगा, मैंने तो यहां लिख सकता हूं, केवल विज्ञान में थोड़ी है, या फिर विज्ञान और गणित दोनों में थोड़ी है, विज्ञान कहा है इसने, इसलिए पूरे में विज्ञान में 53 लिखना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गणित में असफल रहे 48%। तो देखिए ऐसा है, गणित में 48% है, तो मैं इनको इस प्रकार से देखिए ऐसा, इस घेरे के अंदर कितने लोग हैं? तो आप ऐसा कह सकते हैं 48% लोग हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया, ठीक है, 40% फेल हुए, किसमें? दोनों विषय में। दोनों विषय का देखिए कहाँ है दोनों विषय, क्या ये फेल है? हाँ फेल का ये, क्या हम यहाँ पर दोनों विषय को लिख सकते हैं 40? हाँ लिख सकते हैं। तो 40 हम यहाँ लिख सकते हैं, 40% लोगों को हम यहाँ लिख सकते हैं, बस हमने ये जाना। अब आप ही बताइए, अगर 40 लोग यहाँ है और इस पूरे घेरे में 53 लोग हैं, तो फिर यहाँ कितने होंगे? तो क्या यहाँ 13 होंगे? हाँ सही बात है, यहाँ 13 होंगे, देखिए 13 ही तो है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 40 यहाँ है और इस पूरे घेरे में 48 लोग हैं गणित में, तो फिर यहाँ कितने होंगे? 8 होंगे। अब सवाल अगर हमसे ये पूछता कि गणित में केवल केवल गणित में फेल कितने लोग हैं, तो 8 जवाब आता। ठीक है, अगर हमें ऐसे पूछता कि केवल विज्ञान में कितने फेल हैं, तो कितना जवाब आता? 13 जवाब आता। परंतु हमसे ऐसा नहीं पूछा, इसने पता है क्या पूछा? ये ज्यादातर क्या पूछता है, ये इसने पूछा है कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अब एक बात सोच के देखिए, ये फेल के लोग है, फेल फेल कितने तरह से हो सकता है? कोई व्यक्ति दो अगर चीजों के पेपर हुए हैं, तो या तो वह है एक चीज में फेल हो, ठीक है, एक मैथ्स में फेल हो, जैसे मान लीजिए, या तो वो एक तो विज्ञान में फेल हुआ। कितने तरह के लोग हो सकते हैं? पहले ए तरह के लोग हो सकते हैं, ओनली विज्ञान, ओनली साइंस। ठीक है, ओनली साइंस में फेल, मैं फेल का बना रहा हूं। बी तरह के लोग हो सकते हैं ओनली मैथ्स, और सी तरह के लोग हो सकते हैं बोथ, दोनों में फेल। ठीक है, और डी तरह के लोग क्या हो सकते हैं? दोनों में पास। ये तो हो सकते हैं ना, डी तरह के लोग ये हो सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर फेल वाले बना लिए, अगर हम फेल सबको जान ले, तो क्या बचे हुए लोग दोनों में पास होंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें 4 ही तरह के लोग हैं, है ना। दो डायग्राम से बनी चीजों में सिर्फ 4 तरह की डेटा होते हैं, सिर्फ 4 तरह के डेटा होते हैं। 3 तरह के डेटा आपके पास अवेलेबल है, कैसे कैसे? ओनली ये बोथ ये। अगर हम इनको जोड़ दें, जैसे 13 प्लस 40 प्लस 8, इनको अगर हम जोड़ लेते हैं, तो इससे हमारे पास टोटल जो फेल है वो लोग आ जाएंगे। इनको जोड़ते हैं, देखिए 8 और ये 13 21, ये कितना हो गया? 61। तो हम ऐसा कह सकते हैं 61% लोग हैं वह, अगर हमने फेल का डायग्राम बनाए हैं तो फेल है। कोई 2 में है, कोई 1 में है, तो है तो फेल ही। ठीक है, चीजें सभी पास की जाएगी तभी माना जाएगा। ठीक बात है। अब एक बात सोच के बताइए, तो फिर पास देखिए, दोनों विषय में पास कितने लोग होंगे? तो आप ऐसा कहेंगे सर 100 में से 100% में से 61% लोग घटा दीजिए, बचे हुए जो 39% लोग हैं वह दोनों में पास होंगे, और ये हमारे सवाल का जवाब ऐसा है। तो ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट किया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और हम इस तरह से इस सवाल का जवाब बताएंगे। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड और बता देता हूं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो हम इसका शॉर्ट ऐसे कहेंगे, देखिएगा। ठीक है, तो मैं यहां से इस भाग को मिटा देता हूं ताकि मैं इसका शॉर्ट लिख पाऊं। ठीक है, ताकि मैं इसका शॉर्ट है लिख पाऊं। तो देखिए शॉर्ट ये होगा, ठीक है, पर एक पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट माइनस बोथ। ठीक है, इससे आएगा कुल, टोटल आएगा इससे आएगा टोटल। ठीक है, कैसे देखिएगा? ठीक है, 53 प्लस 48 माइनस बोथ कितना है? 40। इसको घटाने से क्या आया? इसको घटाने से आया 61। इनको जोड़ने घटने से 61 आएगा। अब आपके पास, अगर आपने देखी, एक चीज को ध्यान रखना है, जिस डायग्राम में जो भी चीज ले रहे हैं, ये 53% फेल है, ये 48% फेल है, ये भी फेल है, तो यहाँ ये जो सब आए हैं वो टोटल मिलाकर फेल आए हैं, 61% लोग फेल होंगे। तो इसके अलावा जो बचे हुए 39% लोग क्या होंगे? पास होंगे। इस प्रकार से आप इस बात को कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बता देता हूं, देखिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस 53 में देखिए 13 और 40 ही तो है। ठीक है, क्या क्या है? इस 53 का मतलब क्या है? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए मैं आपको बताऊं, इस 53 का मतलब क्या है? 13 प्लस 40। ठीक है, इस 48 का मतलब क्या है? 40 और 8, 40 प्लस 8।
ठीक है। अगर एक बात सोच के देखिए, 40 लोग अगर हम इस घेरे में भी गिने, इस घेरे में भी गिने, तो 2 बार नहीं गिने गए, 2 बार गिने गए ना, इसलिए हमने एक बार इसको घटाया है और उससे हमारा टोटल आ गया। एक बार घटाने से ये काम बन जाता है, इसीलिए ये जो ट्रिक बना हुआ है, इसलिए 40 को घटाया गया। ठीक है, अब आप इस बात को समझे भी होंगे। अब हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए, ठीक है, देखिए एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% गणित में फेल हुए और दोनों में 17% फेल हुए। देखिए क्या सभी में फेल फेल है? ठीक है, अंग्रेजी और हाँ फेल है, यहाँ पर भी देखिए फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। ठीक है, तो हम इस बात को शॉर्ट तरीके से अगर कहें तो देखिए ऐसा होगा, हम ऐसे कहेंगे 52 प्लस 45 माइनस 17, और ये सब कैसे हैं? ये फेल के डेटा है, तो हमारे पास रिजल्ट किसका आएगा? फेल का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो हम इसमें से देखिए 20 घटा देते हैं, 22 इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद में 3 हम घटा देंगे। ठीक है, एक बार हम इसमें से 20 घटा देते हैं, आप इनको जोड़ भी सकते हैं, ये हुए 92। चलिए जोड़ के कर लेते हैं, 92 माइनस 17, जोड़ने घटाने से क्या है? 7 और 5 12, 1 2 75। तो 75% लोग हैं वह क्या होंगे? फेल होंगे। तो इसके अलावा बचे हुए हिस्सा क्या होगा? बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? पास होगा। ठीक है, तो हमें क्या कह सकते हैं? तो देखिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, क्या हमने घटाने में कोई गलती की? 2 और 2 4 होता है ना, सॉरी 94 होता है। ठीक है 94, इसमें से घटाने पर 77 होगा, 77। ठीक है, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 100 में से 77 को घटा लेते हैं फेल वाले लोगों को, तो बचे हुए लोग क्या होंगे? दोनों में पास होंगे, 23% दोनों में पास है, ऐसा। ठीक है, ये बात थी। और हम वेन आरेख से एक बार करना चाहें तो देखिए वेन आरेख से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम फेल के डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, फेल में 52% अंग्रेजी में है, ये 52% हमने यहां लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ गणित में कितने हैं? मैथ्स में कितने लोग हैं? 42% है, दोनों में 17 है। आप इसको इससे घटाकर लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसको इससे घटाकर लिखेंगे, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि आपने 2 बार तो इसमें से घटाया है। ठीक है, और फिर एक बार 17, देखिए इसको इस मान को और 17 को जोड़ना है, तो फिर बात तो यही है। ठीक है, तो फिर मैं इसको यहां नहीं समझा रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो आप समझ चुके होंगे है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये देखते हैं, देखिए ठीक है, एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? डिफरेंट डेटा। डिफरेंट डेटा का मतलब ऐसा है कि अगर सवाल में देखिए ये जो जो उम्मीदवार कहे गए हैं वह तो देखिए उत्तीर्ण के कहे गए हैं यहाँ पर, और गणित में अनुत्तीर्ण के कहे गए हैं। ठीक है, और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण में या अनुत्तीर्ण के कहे गए, तो ये अलग अलग हो तो फिर हमें क्या करना है? तो आपको देखिए ऐसा है, एक ही तरह से किसी चीज को बनाने हैं। 2 डेटा अगर अनुत्तीर्ण के कहे गए हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप देखिए डायग्राम किसका बना लीजिए? उत्तीर्ण का बना लीजिए, पास का, या फिर आप फेल का भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको इस चीज को समझा दूंगा कि पास का बनाने से क्या होगा, फेल का बनाने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पास का डायग्राम बनाएं या फिर फेल का डायग्राम बनाएं। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं यहां, सबसे पहले पास का, उत्तीर्ण का बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट माइनस बोथ, ये मुझे घटाना है। पर ये ध्यान रहे मैं पास का डायग्राम ले रहा हूं तो यहाँ पास के ही डेटा लिखूंगा, पहले में कितने लोग पास है। तो देखिए एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण है। क्या उत्तीर्ण है 54? हाँ। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 54? हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं है 54%। ठीक है, प्लस दूसरे में देखते हैं, देखिए 42% गणित में अनुत्तीर्ण है। तो देखिए 42% गणित में अनुत्तीर्ण है, तो इस बात का मतलब 42 अगर 100 में से अनुत्तीर्ण है तो 100% में से घटाऊंगा तो देखिए जो पास है वो कितने होंगे? 58। तो मुझे यहाँ देखिए अगर मैं पास लिख रहा हूं तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के मुझे यहाँ पास होने वाले वो डेटा बेस लिखने होंगे, मैं फेल वाले नहीं लिख सकता। ये बात है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर आप जिस चीज का डायग्राम बना रहे हो उसमें उसी तरह के लोग आएंगे। ठीक है, अब देखिए और 32% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पास का डायग्राम है, 32% अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 100 में से 32 घटाकर कितना आएगा? 68। तो फिर मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? 68% लिखना होगा। इससे मेरे पास पास का डायग्राम बनाए तो पास का डेटाबेस आएगा, कुल मिलाकर पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बनाता हूं, देखिए तो मैं इनको जोड़ता घटाता हूं, इसको इससे घटाऊं, माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 इसमें से घटा दूं, क्या आएगा बताइए? 44%। तो 44% लोग हैं वह क्या होंगे? पास होंगे। पास होने का मतलब दोनों में पास है। क्या यही पूछ रहा है? दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास है? ये रही ये सवाल का जवाब। आपने डायग्राम पास का बनाया तो रिजल्ट भी पास का ही आया।
ये बात थी। अब मैं देखिए ऐसा है कि डायग्राम जो है वह फेल का बनाकर दिखाता हूं, उससे क्या होता है। तो देखिए मैंने लिखा फेल, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस बोथ, ये तरीका रहेगा मेरा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं लिखता हूं, देखिए फेल 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण है, ये पास है, तो इसलिए हमें क्या लेना होगा, फेल। तो फेल 54 घटाऊंगा तो क्या है बताइए, क्या लिखूं, 46%, इसलिए मैंने विज्ञान का 46 लिखा, क्योंकि मुझे फेल लिखने हैं, ठीक है, फेल के बारे में सोचना है। 42% गणित में फेल हुए, तो 42 यहाँ तो 42 लिख ही सकता हूँ, क्योंकि ये फेल ही है। दोनों में कितने फेल हुए, दोनों में फेल हुए 32, ये फेल है तो हाँ 32 दोनों में फेल हुए तो 32 लिख सकते हैं। अब इनको घटाएंगे तो देखिए 32 42 में घटाएंगे 10 आएगा, 10 इसमें जोड़ेगा तो क्या आएगा 56। 56% जो लोग हैं वह अगर फेल हैं, हमें पूछा क्या गया पास, तो 100 में से घटाना पड़ेगा 44, तो यहाँ देखिए 100 में से घटाकर फिर हम पास लेके आ पाएंगे, ये बात है। दोनों तरह से जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरह से जवाब एक ही तरह का है। आप दोनों प्रोस्पेक्टिव से किसी भी चीज को सोच सकते हैं, दोनों में से जो आपको उचित लगे वो डायग्राम बनाइए। डायग्राम की कोई मनाही नहीं है, आप कोई ऐसा तरह का डायग्राम, बस कंडीशन ये है कि अगर आपने पास का डायग्राम बनाया है तो इनमें पास वाले ही लोग बैठाएंगे, और फेल का डायग्राम बनाया है तो फेल के, बस ये कंडीशन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इसे देखिए। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो आप उत्तीर्ण का बना लीजिए ना, दो बार उत्तीर्ण उत्तीर्ण लिखा गया है। तो देखिए मैं पास का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। देखिए परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, हिस्ट्री में कितने कितने हुए, तो आप कहेंगे 45, हिस्ट्री प्लस दूसरा क्या है, दूसरा है 60% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिस्ट्री और हिंदी, चलिए एच एच पे आ गया, कोई बात नहीं। हिंदी वाले कितने हैं, 60 है, और उसमें से बोथ वाले घटाने हैं, क्यों ऐसा ही है, दोनों वाले। 8% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ये फेल के आगे, तो इसलिए मुझे देखिए इन, यहां मैं लिख नहीं सकता, ये पास का डेटाबेस है, इसलिए मुझे 8 को 100 में से घटाकर क्या लिखना होगा, 92। ये बस ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ये पास का था, ये भी पास का डेटा था, ये फेल का डेटा था, तो आपने इसे घटाकर लिखा। आपने इसकी 8% नहीं लिखा, देखिए ये 8% का डेटा है, आपने इसे 8% के बजाय बताइए क्या लिखा, आपने इसे 92% लिखा, ये बस महत्वपूर्ण। अब इनको जोड़ेंगे, 105 में से 92 घटाया जाएगा तो बताइए क्या आएगा, 13। अब ये डायग्राम किसका बना है, पास का, तो दोनों विषय में पास लोग होंगे, ठीक है। दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण है, 13, ये जवाब आपका। अगर आप फेल बनाते हैं ना तो फिर उससे फेल के डेटाबेस आते, ये बात थी, ठीक है। तो किसी भी चीज का डायग्राम बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल के जवाब जरूर आएंगे। अब ये सवाल देखते हैं, देखिए सवाल बहुत ईजी होंगे, देखिए सवाल में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है, बस इसको देखना है। आप डायग्राम पास का बना लीजिए, ठीक है। पहले 80 है, इंग्लिश में 80, उसके बाद 70% हिंदी, हिंदी का 70%, उसमें से दोनों बोथ वाले घटाएंगे हम लोग, है ना, दो बार गिने जाएंगे ना, इसलिए इसलिए घटाते हैं हम, ठीक है। 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण, क्या हम अनुत्तीर्ण यहां लिख सकते हैं, ठीक है। आप ही बताइए क्या हम इनको लिख सकते हैं, कितने लोग हैं ये 15% लोग, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते इन 15%, इसको 100 में से घटाकर लिखना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, इनको 15 की जगह हमें क्या लिखना होगा, 85%। बस ये बात हमें ध्यान रखनी थी, क्योंकि ये फेल हैं, ये पास वाले उसमें नहीं आ सकते, तो फिर हमें उसे 100 में से घटाकर लिखना। अब देखिए 85 में से ये घटेगा, 5 आएगा, 5 में से ये घट जाएगा तो क्या आएगा, 65। 65% पास होंगे दोनों विषय में। पूछा क्या गया, ठीक है, ठीक है। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, केवल एक विषय में, ठीक है। केवल एक विषय में मतलब ऐसा है, केवल एक विषय का मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक में पूछा है, हमें इतना पूछा ही नहीं गया, ठीक है। हमें केवल एक का पूछा गया है, हमें वो पूरा नहीं पूछा गया। अगर हमें दोनों का फेल का पूछता तो हम कर देते 35%, सही बात है ना। तो फिर ये उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से चीजों को करना है। अब देखिए अब हमारा वो जो टेक्निक है वह काम आएगा, कौन सा टेक्निक, जो हमने सीखा था, जिसमें हमने डायग्राम बनाया था। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए मैं एक तो येलो डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और एक बनाता हूं रेड, एक मैंने ये रेड बनाया, ठीक है।
अब इनमें मैं इन डेटा को लिखता हूँ। ठीक है, डेटा कैसे कैसे है, तो आप कहेंगे डेटा है 80% अंग्रेजी में। मैं ये पास का डायग्राम बना रहा हूँ, 80% अंग्रेजी, ये इंग्लिश बोल देता हूँ और ये बोल देता हूँ मैं हिंदी। 80% यहाँ है और हिंदी में है 70%। ठीक है, और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, अनुत्तीर्ण है। और हमसे क्या पूछा गया, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण पूछा गया ना। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फेल है बनाते हैं, हमें पूछा जो गया है ना वही बनाते हैं। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है हम वही बनाते हैं। तो हम यहां लिखते हैं फेल। ठीक है, ये तो पास वाले लोग हैं तो क्या हम ये लिख पाएंगे, नहीं, हमें 20% लिखना होगा, 20% इंग्लिश में फेल होंगे। ठीक है, ये 70% की जगह हमें क्या लिखना होगा, 30% लिखना होगा, क्योंकि ये पास के डेटा है, हमें फेल के लिखने होंगे। अब देखिए दोनों में कितने हुए, 15% दोनों में हुए फेल, तो हम 15% दोनों को यहां लिख सकते हैं। अब 15 में से 20 घटा के फिर यहां क्या लिखे बताइए, 5% लिखें, तभी तो ये 20 हो पाएगा पूरा येलो वाला भाग, बताया था ना अभी आपको। 30% अगर पूरे में है तो फिर यहां कितने होंगे, 15%। अब आपको देखिए क्या पूछा गया, केवल एक विषय में फेल। ठीक है, अब बताइए ये 15 लोग दोनों विषय में फेल है क्या, ये केवल एक में है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये 5 लोग ऐसे हैं, 5% ये वाला डेटा और ये 15% ये वाला डेटा, टोटल ये जो 20% लोग है ना ये केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी तो ऐसा है दोनों वाले हमें ये देखने हैं। ठीक है, केवल एक विषय में फेल जो है 20% हमारे सवाल का जवाब होगा। ऐसे है, तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि या तो आपको कुल पूछेगा या फिर आपको कभी केवल का पूछ ले। केवल वाले के चांसेस कम है, ज्यादातर है वह कुल वाले जो सवाल है वही पूछता है। अब हम फिक्स वैल्यू का सवाल है वो करके देखते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। देखिए इसमें भी कोई ज्यादा मशक्कत वाली बात नहीं, ये भी उसी तरह से सवाल होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, किसी परीक्षा में गणित में 60%, विज्ञान में 65% पास हुए और कुल दोनों में कुल 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और यदि कुल 676 है तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए, तो हम ऐसा करते हैं, पास का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 65 सबसे पहले देखिए मैथ्स में कितने हैं, तो मैथ्स में आप कहेंगे 60%। उसके बाद में साइंस में कितने हैं, साइंस में 65। ठीक है, और बोथ वाले हम घटाते हैं, पास पास का डायग्राम बना रहे हैं, पास कर लेंगे। तो देखिए 30% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं दोनों में, तो फिर पास कितने हुए हैं, तो फिर हमें क्या लिखना होगा, 70%। ये कहां से आया, ये हमने यहां से इसको घटा के लिखा है 100 में से। अब हम इसको इससे घटाएं, 10 इसमें से घटाएं, 55% लोग होंगे और वो क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, अब सवाल में हमें परसेंट में नहीं पूछी ये बात, हमें पता है किस रूप में पूछी है, हमें संख्या के रूप में पूछी है। अगर हम एक बात सोच के देखिए, संख्या दे ही दी गई कि टोटल 676 है। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या बताना है, कुल कितने छात्र पास हुए, तो दोनों में पास हुए को माना जाएगा। एक में पास होने से क्या होगा, अगर आप मैथ्स में पास हो जाए, रीजनिंग फेल हो जाए तो फेल ही माने जाएंगे। दोनों में पास हुए छात्रों को पास हुआ माना जाएगा ना। तो इस बात का मतलब ऐसा है 55% है वह दोनों विषय में पास लोग हैं, आपको इसका 55% करना है और उससे डेटा आ जाएगा। 55% 600 करेंगे तो क्या आएगा, 330 छात्र। ये हमारे सवाल का जवाब है। 330 अगर इसमें नहीं लिखा गया तो आप इसे एडिट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन को कर लीजिएगा और किसी को भी कर लीजिएगा। 330 ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये जो संख्या थी ना, बस इसी का फर्क था और कोई फर्क नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। ये रहा देखिए अगला सवाल, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 80% पास हुए, दोनों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 144 छात्र दोनों विषय में पास हुए। ये पिछले वाले सवाल का क्रॉस वर्जन है। क्रॉस वर्जन मतलब पिछली बार कुल संख्या दी गई थी और आपसे कुल पास हुए छात्र दिए गए पूछे गए थे। इस बार कुल पास हुए दिए गए छात्र तो दिए गए हैं और आपसे कुल संख्या पूछे, उल्टा क्वेश्चन है। तो काम हमें वही करना है। देखिए हम क्या बनाएंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे पास का। पास कितने सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, इंग्लिश, साइंस और उसमें से बोथ वाले घटाएंगे। ठीक है, और हम जवाब लेके आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 80% पास हुए। पास का डायग्राम है तो हम सीधा लिख सकते हैं 70 और 80, क्योंकि ये डेटाबेस 70 और 80 पास के हैं। बोथ दोनों 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं, हम यहां नहीं लिख सकते, तो हमें यहां क्या लिखना होगा, 90% लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 10% लोग फेल हुए हैं तो फिर 90% दोनों में पास हुए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़कर अगर इसमें से इसको घटाऊं, 10 इसमें से घटाऊं तो क्या आएगा, 60%। इस बात का मतलब ऐसा 60% लोग हैं वह दोनों विषय में पास होंगे। ठीक है,
दोनों विषय में पास होंगे। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि कुल जो छात्र है वो हमें नहीं पता, टोटल हमें नहीं पता, उसका कितने प्रतिशत लोग पास होंगे, 60%, और वो हमें इस बार वैल्यू दे रखी है 144। तो हमें कुल पूछा गया। पिछली बार कुल देकर हमें जो संख्या पूछ ली गई, इस बार संख्या देकर कुल पूछ लिया। इससे क्या फर्क पड़ा बताइए? ये तो एक परसेंटेज का ही भाग है। तो हम देखिए इसे हल करते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं कि 144 किसी संख्या का 60% हिस्सा है, तो उसका 100% हिस्सा बताइए दोस्तों क्या होगा? तो आप कहेंगे 240। ये रहा, इसका परसेंट करना है, नीचे 100 लिखेंगे, 60 इंटू 100 80 तो है, और क्या है ना, कोई नई चीज तो है नहीं। ठीक है, सवाल बहुत इजी था, एकदम से इजी सवाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए सवाल है जो भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के सामान्य विज्ञान जीए और मात्रात्मक तकनीक क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो भी है के लिए परीक्षा ली गई। 54% और 45% क्रम में से जीए और क्यूटी में एसएफएल हुई। ठीक है, यहाँ एसएफएल दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 16% दोनों में एसएफएल है, ये भी एसएफएल है, सेम डेटा का सवाल है ना। यदि 136 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, यहाँ हमें पास का पूछ लिया दोनों में, क्या दिक्कत है? हम जिसका डायग्राम चाहें वो बना सकते हैं। चलिए हम फेल का बनाते हैं। देखिए, तो मैं डायग्राम बनाता हूं फेल का। ठीक है, एक तो जीए है, एक क्यूटी है, उसमें से बोथ वाले घटा देंगे हम। ठीक है, फेल ले रहे हैं, ये फेल के डेटा हम सीधा ले सकते हैं। 54 45, 54 प्लस 45 माइनस 16 बराबर क्या आएगा? इनको इससे जोड़ने से क्या आएगा? 99 में से 16 घटेगा तो क्या आएगा? 83% लोग हैं वह फेल है। तो फिर पास कितने लोग हैं? तो फिर आप 100 में से घटा के कह देंगे 100 माइनस 83 बराबर 17% लोग जो हैं वह आपके क्या हैं? पास हैं। ठीक है, इसने देखिए पास का डेटा दिया, 136 उम्मीदवार दोनों में पास है। 136 क्वेश्चन तो 136 उम्मीदवार का कह रहा है, हमें कितना, हमारा रिजल्ट क्या है? 17। तो हमें उसका टोटल पूछा है, तो हम 100% जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पीछे वाले सवाल जैसा ही सवाल है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम इस सवाल का जवाब जानते हैं। देखिए सवाल का जवाब क्या होगा? परसेंट से परसेंट कट गया, 17 8 136 होता है, इसका इससे गुना करने से क्या आएगा? 800। ये हमारे सवाल का जवाब है जो ए में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे सवाल हमारे वेन आरेख से। 2 वेन आरेख के लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें यही तरह के सवाल है वह हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद हमारी यही है कि आगे वाले एग्जामों में भी यही सवाल पूछे जाएंगे। ये कोई वैसे जरूरी नहीं होता, परंतु हम आगे के सवालों को भी कर सकते हैं। जैसे एक सवाल को हम डायग्राम से कर रहे थे परंतु वो नहीं हुआ, तो हमने हमारा तरीका बदल दिया। जो हमने पहले आपको सिखाया था, जो बेसिक सिखाया था, उससे हमने सवाल को कर लिया। तो बस उसी बेसिक से सभी सवालों को किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप उसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।